अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत सिंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। आज सबसे पहले आपको रामनगरी लिए चलेंगे, जहां पर वैदेही आर्ट गैलरी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और नई पीढ़ी तक कैसे माता सीता की दिव्य गाथा पहुंचाई जाएगी बताएंगे आपको। महाशिवरात्रि पर शिव कृपा के भव्य उत्सव की तैयारी हो रही है। शिव और पार्वती के विवाह का शुभ मुहूर्त का इंतजार। और गुरुग्राम में 380 एकड़ का जंगल। अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले हम आपको अयोध्या की खबर बताते हैं, जहां भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद अब वैदेही आर्ट गैलरी बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अहम प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिसके मुताबिक ये आर्ट गैलरी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पास वशिष्ठ भवन परिसर में बनाने की योजना है। ये वैदेही आर्ट गैलरी पारंपरिक संग्रहालय की तरह नहीं होगी, बल्कि आधुनिक तकनीक की मदद से इसे तैयार किया जाएगा, जहां आने वाले लोग सीता माता के त्याग, करुणा, मर्यादा, धैर्य और नारी शक्ति के दर्शन कर पाएंगे। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में 500 वर्षों की तपस्या, संघर्ष और त्याग के बाद अद्वितीय राम मंदिर बना, जिसकी भव्यता और खूबसूरती पूरी दुनिया ने देखी। अब अयोध्या की पावन धरती पर एक शानदार आर्ट गैलरी बनाने की तैयारी है। ये आर्ट गैलरी माता सीता के जीवन काल पर आधारित होगी, इसीलिए इसे वैदेही आर्ट गैलरी कहा जा रहा है। हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अहम प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, जिसके मुताबिक ये वैदेही आर्ट गैलरी राम मंदिर के पास वशिष्ठ भवन परिसर में बनाई जाएगी, जहां माता सीता के जीवन और चरित्र को आधुनिक तकनीक की मदद से दिखाया जाएगा। जहां पे माता सीता के जीवन परिचय के बारे में दिखाया जाएगा, वो पूरी गैलरी एक बनाई जा रही है, जहां पे यही वो मंदिर है वशिष्ठ भवन, और जहां पे जो स्थापित हैं गुरु वशिष्ठ, उनके साथ माता सीता की ये तस्वीरें हैं, ये भी यहाँ पे विराजमान होगी। यहाँ अभी जो है ये मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ है। तो संग्रहालय ये पूरे चारों तरफ चौतरफा बनेगा। इसे सामान, मुकुट इत्यादि तरह तरह का उनका गहना सामान सब रखा जाएगा। ये तरफ चारों तरफ बनेगा और ये सामने गेट बनेगा। ये सामने से गेट जी, यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो है वहाँ पे दर्शन करेंगे। लगभग कितने दिन लगेंगे? लगभग 1 से 1.5 साल पूरा लग जाएगा। वैदेही आर्ट गैलरी प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री से मंजूरी मिलते ही अयोध्या विकास प्राधिकरण फौरन एक्शन में आ गया। प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन अनुराग जैन ने बताया कि ये आर्ट गैलरी 2 मंजिला होगी, जिसके लिए करीब 1200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है। वैदेही आर्ट गैलरी में न सिर्फ माता सीता के जीवन काल से जुड़ी हर अहम घटनाओं और प्रसंगों को दिखाने की तैयारी है, बल्कि गैलरी में मिथिला की संस्कृति, लोक परंपराएं, चित्रकला और सांस्कृतिक विरासत को भी विशेष स्थान दिया जाएगा। शीघ्र ही हम लोग उसकी एक डीपीआर शासन में भेज देंगे, ताकि प्रोजेक्ट स्वीकृत हो जाए और हम लोग शीघ्र यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए और यहाँ पर आने वाले जो हमारे पर्यटक हैं, उन लोगों को एक माता सीता के जीवन पर एक अविस्मरणीय हम लोग उनको एक चीज दिखा सके, ये हम लोगों का प्रयास है। ये लगभग उसका जो क्षेत्रफल है, लगभग हम लोगों ने 1200 स्क्वायर मीटर का प्लिंथ एरिया लिया था। 2 मंजिला भवन उसको हम लोग बनाएंगे, तो लगभग 25 से 30 हजार स्क्वायर फीट के बीच में इस गैलरी को बनाना है। कहा यह जा रहा है कि यह आर्ट गैलरी पारंपरिक संग्रहालय की तरह नहीं होगी, बल्कि इसे तैयार करने में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि माता सीता के जीवन प्रसंगों को प्रभावशाली और जीवंत तरीके से दिखाया जा सके। सरकार का मकसद एक ऐसा सांस्कृतिक केंद्र बनाना है, जहां आने वाले लोग केवल जानकारी ही न लें, बल्कि सीता जी के जीवन मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा भी प्राप्त कर सकें। जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको एक नव्य अयोध्या दिखे, दिव्य अयोध्या दिखे, भव्य अयोध्या दिखे, उसी के क्रम में विकास प्राधिकरण के द्वारा एक वैदेही आर्ट गैलरी जो माता सीता के
जीवन चरित्र को दिखाती है कि कैसे उनका बाल्यकाल मिथिला नगरी में बीता, फिर उसके बाद उनकी विवाह उपरांत अयोध्या आई, फिर उनका जो एक पूरा लंका तक का एक पूरा सफर था, और वापस किस तरीके से वापस आके सीता माता का एक जो उत्तम चरित्र है उसको चरितार्थ करते हुए हम लोग लेटेस्ट ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी और उन सब चीज़ों को लेते हुए एक यहाँ पर हम लोगों ने डिजिटल गैलरी का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा था, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और बेहतर से बेहतरीन करने के तमाम निर्देश दिए गए हैं। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनकी या तो शुरुआत हो चुकी है या फिर जिनको मंजूरी मिल चुकी है। इन्हीं में वर्ल्ड क्लास मंदिर, संग्रहालय और रामायण वैक्स म्यूजियम के बाद अब वैदेही आर्ट गैलरी का नाम भी जुड़ गया है। आने वाले दिनों में इन प्रोजेक्ट से अयोध्या की भव्यता और बढ़ने वाली है। अयोध्या से मयंक शुक्ला, गुड न्यूज टुडे। बढ़ेंगे आगे। खबर महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई। देवादिदेव महादेव से जुड़ा ये पर्व इस साल 15 फरवरी को देश भर में मनाया जाएगा, और जिसके लिए देश भर के तमाम शिव मंदिरों और शिवालयों में इन दिनों जोर शोर से तैयारी चल रही है। जूनागढ़ से लेकर देवघर तक और काशी से लेकर उज्जैन और हरिद्वार तक महाशिवरात्रि का रंग शिव भक्तों पर चढ़ने लगा है। खास बात यह है कि इस साल महाशिवरात्रि के लिए श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान की ओर से पहली बार बाबा विश्वनाथ के लिए प्रसाद भेजा गया है। मंदिर में मंत्रोच्चार और जयकारों की गूंज है और भक्तों का उमड़ने लगा है वेला। ये तस्वीर महाकाल की नगरी उज्जैन से आई है, जहां इन दिनों शिव नवरात्रि का महा उत्सव चल रहा है। इस समय पूरी उज्जैन नगरी शिव नवरात्रि के उत्सव में डूबी हुई है। चाहे सुबह सवेरे की विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती हो या फिर शाम को होने वाला श्रृंगार, बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए दूर दूर से भक्त दौड़े चले आ रहे हैं। शिव नवरात्रि के चौथे दिन बाबा ने भक्तों को घटाटोप स्वरूप में दर्शन दिए। मान्यता है कि शिव नवरात्रि में किए गए दर्शन और पूजन का फल महाशिवरात्रि के बराबर मिलता है। तिथियों के हिसाब से भगवान के श्रृंगार किए जाते हैं। अलग अलग तिथियों पे अलग अलग श्रृंगार होते हैं। पंचमी पे जैसे भगवान शिव है तो पंचम के दिन भगवान शिव का निराकार रूप होता है। षष्ठमी के दिन भगवान साकार वस्त्र धारण कर लेते हैं। सप्तमी के दिन भगवान के ऊपर वासुकी नाग आ जाता है। अष्टमी के दिन भगवान घटाटोप के रूप में दर्शन देते हैं। उमा महेश का स्वरूप नवमी होती है। एकादशी के दिन भगवान के साथ में उमा महेश के साथ में तांडव प्रदोष के दिन होता है। सप्तदान तिथियों के हिसाब से भगवान के शिव के मुखार बिंदु होते हैं और अलग अलग तिथियों पे अलग अलग दर्शन का बड़ा महत्व है। गुजरात के जूनागढ़ के प्राचीन शिव मंदिर में भी महाशिवरात्रि से जुड़ी तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं। मंदिर को रंग बिरंगी लाइट से रोशन करने के साथ ही परिसर की आसपास की दीवारों पर शानदार पेंटिंग्स की गई है। इतना ही नहीं, महाशिवरात्रि के मौके पर वहां होने वाले अनुष्ठानों के लिए हवन कुंड तैयार कर लिए गए हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि पर्व पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सड़क, बिजली, पानी, साफ सफाई और खाने पीने से जुड़ी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीने के पानी की सुविधा रहेगी, टॉयलेट्स वगैरह रहेंगे। सेवाभावी संस्था है, वो भी वहाँ पे बटर मिल्क, नींबू पानी वगैरह की व्यवस्था बीच में करेंगी। हेल्थ के पॉइंट्स भी रहेंगे। भवनाथ के एरिया में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन 11 से 14 फरवरी तक किया जाएगा, जिसमें ख्यातनाम कलाकार आएंगे और अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ जो रवेड़ी यानी कि नागा साधुओं का जो पूरा प्रोसेशन होता है, वो हर साल करीबन 1.5 किलोमीटर का होता था, लेकिन लोगों की भीड़ हर साल बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से इस रूट में 500 मीटर का इजाफा किया गया और इस रूट को 2 किलोमीटर तक बनाया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रवेड़ी में जो साधु आते हैं उनके दर्शन का लाभ ले सके। महाशिवरात्रि से जुड़ी इन्हीं तैयारियों के बीच धर्मनगरी हरिद्वार में भी फागुनी कांवड़ यात्रा की रौनक नजर आ रही है। हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगा जल भरने के लिए हर की पैड़ी पर पहुंच रहे हैं। रंग बिरंगी कांवड़ और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा माहौल शिवमय हो गया है। शंकर भगवान की
मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर कांवड़ से लाए गए गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने से मनोकामना पूरी होती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास की जो शिवरात्रि होती है उस पर कावड़ ले जाने का महत्व इस प्रकार है कि भगवान परशुराम ने जब विश्व विजय करने के बाद यज्ञ किया, अभिषेक किया, तो वहां शिव मंदिर की शिवालय की स्थापना के लिए जिस शिवलिंग की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने यहाँ गंगा स्नान करने के बाद एक पाषाण को लेकर जाने लगे। जब वो पाषाण यहाँ से ले जाने लगे तो वो पाषाण अन्य रुदन करने लगे, रोने लगे कि हमको हमारे भाई से बिछड़ाया जा रहा है। जिस पाषाण को ले जा रहे थे वो भी रुदन करने लगे कि मुझे गंगा की गोद मिली है और गंगा की गोद से मुझे पृथक कर दिया जा रहा है, अलग कर दिया जा रहा है। तब भगवान परशुराम ने उन्हें वचन दिया कि जो भी व्यक्ति प्रतिवर्ष, चाहे वो शारदीय ये कावड़ हो और चाहे सावन मास की कावड़ यात्रा हो, जो व्यक्ति यहाँ से गंगा जल ले जाकर उस पर जलाभिषेक करेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। बस भगवान परिवार को ठीक ठाक रखे, कुशल मंगल रखे, बस यही, और कोई कामना नहीं है। बस भोले की जगह जब तक भोले बुलाएंगे जब तक हम आते रहेंगे। वहीं पहली बार श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से बाबा विश्वनाथ के लिए श्रृंगार और भोग प्रसाद भेजा गया है। फूलों से सजी टोकरियों में जब प्रसाद को गाजे बाजे के साथ वाराणसी के लिए रवाना किया गया तो लोगों का उत्साह देखते ही बना। ये प्रसाद श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान ने भेजा है। ठाकुर जी की ओर से भेजा गया ये प्रसाद महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ को अर्पित किया जाएगा और फिर इसे भक्तों में बांट दिया जाएगा। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ, जूनागढ़ से भार्गवी जोशी, हरिद्वार से मुदित अग्रवाल और मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात गुरुग्राम के उस घने जंगल की जो 380 एकड़ में फैला है, जहां पहले खनन की वजह से दूर दूर तक सिर्फ बंजर ही नजर आता था। हालांकि 16 साल की कड़ी मेहनत के बाद कंक्रीट के जंगल में अब हरा भरा पार्क नजर आ रहा है। 380 एकड़ में फैले इस अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क में प्राकृतिक खूबसूरती का नजारा भी देखने को मिल रहा है। करीब 1 लाख से अधिक पेड़ और हजारों झाड़ियों वाले इस इलाके में 180 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी हैं। गुरुग्राम नगर निगम IIM गुरुग्राम ने इकोलॉजिक विजय धस्माना की मदद से 380 एकड़ बंजर जमीन पर वनस्पति के 200 किस्म के जरिए हरे भरे जंगल में इसे बदल दिया है। फिलहाल बायोडायवर्सिटी पार्क में मेंटेनेंस की जिम्मेदारी हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड की है। गगनचुंबी इमारतों वाला गुरुग्राम कंक्रीट का जंगल बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है। दूसरे बड़े शहरों की तरह विकास की राह पर तेजी से दौड़ता ये शहर अपने यहाँ रोजी रोटी कमाने हर व्यक्ति को पनाह देता है। नतीजन शहर का दायरा बढ़ता जा रहा है और साथ कम होते जा रहे हैं जंगल। ऐसे में वहाँ करीब 380 एकड़ में इंसानी सोच से तैयार हुआ ये हरा भरा जंगल चौंकाता है। तेजी से हो रहे शहरीकरण की वजह से घटती हरियाली के बीच गुरुग्राम नगर निगम ने एक अच्छी पहल की, जिसकी वजह से अरावली क्षेत्र का ये इलाका एक हरे भरे जंगल में बदल गया है। जहां पहले कभी खनन की वजह से दूर दूर तक बंजर जमीन होती थी। हरियाणा में गुरुग्राम का एक बड़ा इलाका जो अरावली रेंज में तो आता था, लेकिन यहाँ पर चारों तरफ स्टोन क्रशर लगे हुए थे, यहाँ पर माइनिंग होती थी। लेकिन फिर सरकार ने तय किया कि यहाँ पर माइनिंग बंद करवाएंगे और एक बायोडायवर्सिटी पार्क बनाएंगे। लेकिन इस 380 एकड़ में इस काम को करना आसान नहीं था, लेकिन इस काम को आसान बनाया विजय धस्माना ने। आज हम आपको इन्हीं विजय धस्माना की कहानी सुनाने जा रहे हैं, उसी जगह से जहां पर पहले माइनिंग हुआ करती थी और आज वहां पर अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क बन चुका है। खास बात ये कि अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क में आकर न सिर्फ हरी भरी हरियाली को देख सकते हैं, बल्कि चारों तरफ पहाड़ियों की सुंदरता को भी निहार सकते हैं। यहाँ ऊंचाई पर एक सनराइज पॉइंट भी बनाया गया है, जहाँ से डूबते या उगते सूरज का मनमोहक दृश्य, शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव किया जा सकता है।
शहर के बीचों बीच बस रहे इस जंगल में जीव जंतु भी दिखने लगे हैं, जिसके पीछे इकोलॉजिस्ट विजय धस्माना की 16 साल की लंबी मेहनत है, जिसमें उनका सहयोग दिया IM गुड़गांव नाम की संस्था ने। तो अब देखिए आपकी ये एक सनराइज पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि जब आप इस बायोडायवर्सिटी पार्क में आते हैं तो इस जगह पर खड़े होकर आप सामने उगते सूरज को देख सकते हैं, जो उसकी पहली किरण है उसको यहाँ महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये जगह हमेशा से इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत नहीं थी। विजय सर मेरे साथ में हैं। सर, जो हम यहाँ से अभी सनराइज लोग देखते होंगे अर्ली मॉर्निंग में, क्या हमेशा से ऐसा ही था ये पॉइंट या फिर बहुत कुछ करना पड़ा यहाँ पे? कैसा था ये पहले? तो ये जो आप देख रहे हैं ये वर्तमान में पिछले 16 साल का डेवलपमेंट है। इससे पहले तो ये खानें थी। ये जो देख रहे हैं आप खाली जगह, ये खान थी और यहाँ पे ये स्टोन क्रशर है, ये स्टोन क्रश करता था। तो यहाँ पे लगभग 8 स्टोन क्रशर थे। अरावली पर्वत श्रृंखला अपनी पथरीली और सूखी भौगोलिक स्थिति के लिए मशहूर है, जहां बेहद मुश्किल परिस्थितियों में भी कई तरह के पेड़ चट्टानों के बीच उगते हैं। ये पेड़ अपनी जड़ों को उन्हीं चट्टानों में फंसाकर जीवित रहते हैं और हरियाली में अपनी भागीदारी देते हैं। हमारे सामने वृक्ष है, इसको बोलते हैं कुल्लू या कड़ाया, या इसका बोटानिकल नेम है स्टर्क्यूलिया यूरेंस। तो ये लगभग अब 12 साल पुराना पेड़ है और ये पेड़ आपको पूरे पेनिनसुलर इंडिया में एकदम पथरीली जगहों पे मिलता है, अरावली में भी। तो हम बीज लेके आए अरावली के और इसको उगाया नर्सरी में और आज ये यहाँ का आइकॉनिक स्पीशीज है, एक यहाँ की पहचान है, एक तरह से कह सकते हैं हम। मतलब ये सब जगह नहीं दिखाई पड़ता? सब जगह नहीं दिखता है, ये सिर्फ कंडीशंस में हो सकता है। ये एकदम रॉकी कंडीशन में होता है, जहाँ पे और ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है वहाँ पे ये होता है। गुरुग्राम के क्षेत्र में पेड़ पौधों और झाड़ियों की इतनी प्रजातियां हैं जो वहां की जलवायु की वरदान साबित हो सकती हैं। जहां आने भर से अरावली में होने वाली वनस्पतियों और पत्थरों के बारे में बेहद विस्तार से जानकारी मिल जाती है। इसी वजह से गुरुग्राम के ज्यादातर स्कूल अपने यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को लेकर यहाँ जरूर आते हैं ताकि उनका ज्ञान बढ़ सके। ये जगह हमने जब इसकी कल्पना की थी तो यही सोचा गया था कि ये एक एजुकेशनल स्पेस बने। एजुकेशन कि यहाँ की वनस्पति क्या है, अरावली का मतलब क्या है, अरावली के पत्थरों की क्या उसकी अपनी इतिहास है, उसको जान सके, वनस्पति को जान सके और वनस्पति और जो जानवर और पक्षियों के बीच में रिलेशनशिप है उसको जान सके। तो हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कई लोग आते हैं जो ट्रेनी होते हैं, वो ट्रेनिंग करने आते हैं यहाँ पे। इसी प्रकार यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स आते हैं और उनको यहाँ पे नेचर वॉक दिया जाता है ताकि समझा सके हैं कि अरावली है क्या, अरावली की वनस्पति खास है, इतने कम रेनफॉल में भी इतनी अच्छी वनस्पति है यहाँ की और इनका अपना एक पारिस्थितिकी तंत्र कैसा है। आम लोगों और स्कूली बच्चों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने के लिए यहाँ रास्तों और पहाड़ियों के नाम अलग अलग पेड़ों के नाम पर रखे गए हैं। देखिए यहाँ पर आपको कई जगह कुछ अजीब से नाम पढ़ने में आएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सलाई पहाड़ी, अभी पीछे हम थे वहाँ पर लिखा था पापड़ा मोड़। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो आपको पढ़ने में आएंगे और इसके पीछे, इस तरह के नाम रखने के पीछे एक मकसद है कि जो नई पीढ़ी आ रही है उन नामों को पढ़े, गूगल करे या अपने गाइड से पूछे कि ये क्या है, ताकि वो सीख पाएँ, समझ पाएँ कि कितनी रिच है हमारी बॉटनी और कितनी रिच है हमारा जो एनवायरनमेंट है वो। तो सर ये जो नाम रखे गए हैं सलाई, पापड़ा, किन चीज़ों के नाम पर ये नाम है? तो जैसे ये सलाई पहाड़ी है तो सलाई एक वृक्ष होता है जिसे इंडियन फ्रैंकिनसेंस भी कहते हैं। तो अरावली में जो सबसे ऊपर चट्टानों पे होता है जो वृक्ष, उसको सलाई वृक्ष कहा जाता है और ये दुर्लभ है। अब हमारी एनसीआर में आपको सरिस्का में मिल जाएगा, झीर के जंगलों में मिल जाएगा, लेकिन कम तादाद में मिलता है। तो ये अब हम ये जो रास्ता जा रहा है ये रास्ता अब सलाई पहाड़ी का है। यहाँ पे अच्छी एक कम्युनिटी है सलाई पहाड़ी की, सलाई पेड़ों की, तो इसलिए इसका नाम सलाई पहाड़ी रखा गया है। ऐसे और कितने और कौन कौन सा नाम रखे? ऐसे ढोक पहाड़ी है, ऐसे हमारा बबूल रख है, ऐसा गूंदी तिराहा है, ऐसे पक्षियों के नाम पे तीतर चौक हैं। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सवाल पूछें और एक क्यूरियोसिटी जग सके इस बारे में। धोक का पेड़, जिसे बटन ट्री भी कहते हैं,
राजस्थान और अरावली की पथरीली जमीन के लिए एक बेहद मजबूत और कठोर वृक्ष है। हालांकि इसे प्रकृति में उगाना मुश्किल हो सकता है क्योंकि इसके बीजों से अंकुरण दर 2% से भी कम है। ये ढोक पहाड़ी, ढोक का जंगल है छोटा सा, उसके आगे हम सलाई पहाड़ी की तरफ जाएंगे। तो ये जो पैच है इसको ढोक का जंगल कहा जाता है। ढोक हमारे लिए अरावली में सबसे ज़रूरी वृक्ष है और इसका जो जंगल बनता है वो घना जंगल होता है। पहले हम दिखा दें कि ढोक हम किसको बोल रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पेड़ है, ये ढोक का पेड़ है। इसके सर ये बहुत पतली हैं, बहुत छोटी मुझे दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, और अभी तो पतझड़ में है। लेकिन जितना पतला है ये कहते हैं कि ये सबसे मजबूत लकड़ी है दुनिया की। दुनिया की सबसे मजबूत लकड़ियों में से एक लकड़ी है। तो ये जंगल, ये और कुछ होता नहीं है इस घनी तादाद में, और कुछ होता नहीं है। अरावली के जो जंगल है जिस तरह से दिखता है उसमें ढोक के जंगल सबसे ज्यादा कामयाब है। करीब 1 लाख से अधिक पेड़ और हजारों झाड़ियां इस इलाके को फिर से अरावली की मूल परिस्थिति से जोड़ रही है। यहाँ 180 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां दर्ज की जा चुकी हैं, जो इसे दिल्ली एनसीआर का अहम बर्ड हैबिटेट बनाती है। अरावली के क्षेत्र में आने पर लोग अपने हाथ से उनके फल तोड़कर खा सकते हैं। तो ये हमारे पास ये जंगली करौंदा है, ये हमारे अरावली रेंज में मिलता है और इसके जो फल हैं इसको जंगली जानवर, इसको पक्षी और इंसान भी खाता है। ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत इसके ये काले वाले जो दाने हैं ये खाए जाते हैं। यहाँ पर हम खाते हैं इसको। ये देखिए, चख के बताइए कैसा लग रहा है। अच्छा, मतलब लोग यहाँ आकर इसके भी मजे ले सकते हैं। ये देखिए आप, जंगली करौंदा बोलते हैं इसे। जंगली करौंदा। आप बीज इधर ही डालिएगा ताकि पौधा पनप जाए थोड़ा दूर। अच्छा, तो इसको सर यहाँ तक लाना कितना मुश्किल था? और करौंदा जो हमने देखा है वो बहुत ग्रीन होता है, बहुत खट्टा होता है, ये इतना खट्टा नहीं था। तो ये जंगली स्पीशीज है और जो हम बाजार में बिकता है वो कल्टीवेटेड स्पीशीज है। तो वो स्पीशीज ही अलग है, वो बड़ा होता है, इसके दाने छोटे होते हैं। ये बहुत हार्डी है, बिना पानी के चल रहा है देखिए। तो ये यहाँ का हार्डी स्पीशीज है, तो इसलिए ज़्यादा कामयाब है यहाँ पे। अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क में मौजूद कई पेड़ों पर टैग भी लगे हैं ताकि पेड़ों की पहचान, निगरानी और गणना हो सके। देखिए, यहाँ पर आपको एक हिस्सा ऐसा दिखाई पड़ेगा जहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और पेड़ों में इस तरह से उनको टैग किया गया है, उनमें ये नंबर भी लिखे हुए हैं 2956। तो इसका मतलब ये है कि जिनमें ये मार्किंग की गई है उन पेड़ों को ट्रैक किया जा रहा है। अब ट्रैक में क्या किया जा रहा है ये हमें विजय सर बताएंगे। मनीष जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने प्रयोग किया है इधर, वो प्रयोग सही था, कितना सही था। पौधों की इन पौधों के बारे में हमारे देश में बहुत कम जानकारी है, खास तौर पे अरावली के पौधे। तो इनकी ग्रोथ कितनी होती है, एवरेज ग्रोथ कितनी होती है, कितने ऊंचे हो पाते हैं, कितने मोटे हो पाते हैं, इनके आपस में क्या रिलेशनशिप बनते हैं। तो ये सब का हम यहाँ पे हेक्टेयर के हमने ऐसे कई प्लॉट बनाए हैं जिसको हम स्टडी करते हैं। और ये है ये जो नंबर है ये यूनिक है, हर दरख्त के लिए एक नंबर है। तो इससे हमको पूरी जानकारी मिलती है। 2016 से हम इसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पेड़ के बारे में क्या पता चला तक, इसमें क्या प्रयोग किया आप लोगों ने? तो किस चीज़ का पेड़ है? इसकी एनालिसिस जो हम करेंगे वो लंबे समय में एनालिसिस होती है। तो अब हम जैसे अगर 2016, तो अगले साल हम इसका एक 10 साल का हमारे पास एक रिव्यू आएगा। तो हमको जो एवरेज ग्रोथ मिल रही है वो लगभग हमको 10 गुना ग्रोथ मिल रही है। इन पौधों में गर्थ में बहुत सॉलिड ग्रोथ हुआ है। और जो खास बात हमको मिल रही है कि रीजनरेशन जो हो रहा है, जो छोटे छोटे हमारे बीज गिर रहे हैं और जो पनप रहे हैं पौधे, वो हमको इन्हीं स्पीशीज के मिल रहे हैं। साफ है कि अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा ये पार्क सिर्फ हरियाली नहीं बल्कि उम्मीद है, जो बताती है कि अगर सोच और संकल्प मजबूत हो तो बंजर जमीन भी फिर से सांस लेने लगती है। गुरुग्राम के लिए बायोडायवर्सिटी पार्क AQI के लिहाज से भी वरदान है। गुरुग्राम से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।